15 अगस्त 1947 इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ब्रिटिशर से आज़ाद होता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। ये दोनों एशियन जाइंट्स, ये दोनों एशियन सिविलाइजेशंस अपना सफ़र साथ में शुरू करते हैं। मगर आज 2025 में चाइना इंडिया से 50 साल आगे है। आज एक देश 57 स्टोरी बिल्डिंग्स को सिर्फ कुछ दिनों में बनाकर खड़ा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक देश जिसको एक फ्लाईओवर बनाने में 9 साल तक का समय लगता है। आज एक देश जो कि 17.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, और वहीं दूसरी तरफ एक देश जिसने 5 ट्रिलियन को भी नहीं क्रॉस किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया की। पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन होल्ड करने वाले ये दो कंट्रीज़ एक टाइम पर बहुत गरीब हुआ करते थे। 1950s के दौर में जो चाइना एक गरीब देश हुआ करता था, आज वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और हम इंडियंस आज तक बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए वोट देते आ रहे हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क। आखिर चाइना और इंडिया में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? आज भले ही हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 2024 में चाइना की पर कैपिटा इनकम $13,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। और डिफरेंस यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाता है कि चाइना इंडिया से कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। जहां आज इंडिया की जीडीपी सिर्फ $4 ट्रिलियन को क्रॉस की है, वहीं चाइना की जीडीपी 17.5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। यानी कि चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर चाइना इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गया। चाहे हम बात करें एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव में चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। और आखिर कैसे इन दोनों कंट्रीज़ की जीडीपी में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया? एक कंट्री जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जिसने पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा है, और वहीं दूसरा देश जो कि अब तक फुल्ली डेवलप तक नहीं हुआ। चाइना की इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। 1992 में चाइना के लीडर डेन जियांग ने चाइना में साउदर्न टूर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, और यहीं से चाइना का पूरा गेम बदल गया। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चाइना उन सारे शहरों को डेवलप करने लगा जो कि समुद्र से बहुत पास थे, जैसे कि शेंजन, जुहायू, और ऐसे कई शहर जो कि उस समय गांव हुआ करते थे। उन शहरों को चाइना ने डेवलप करना शुरू किया और उन पे बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए, जिससे फॉरेन कंट्रीज से उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गया। इन सारे सिटीज़ को चाइना ने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद से चाइना की इकॉनमी बूम करने लगी। चाइना के इस रिफॉर्म से उन्हें कई बड़े फ़ायदे हुए। जो भी फॉरेन कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करती या फिर वहाँ पर बिजनेस करती, उन्हें 0% टैक्स लगता पहले 2 साल के लिए, जिससे बड़े बड़े फॉरेन बिजनेस जाइंट्स चाइना की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। किसी भी रॉ मटेरियल्स या फिर मशीनरीज पे 0% इम्पोर्ट और 0% एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगने लगे, यानी कि 0% टैक्स। चाइना ने बिजनेसेस को सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कराई, जिसके वजह से बिजनेस चाइना से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, और वर्ल्ड की छोटी बड़ी सारी कंट्रीज चाइना में इकट्ठा होने लगी। बट ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने फॉरेन बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं किया। जहाँ चाइना ने 90s 80s में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, यानी कि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005 में बने, और यहीं पर इंडिया चाइना से तकरीबन 25 साल पीछे रह गया। जहाँ पर चाइना ने सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड किया, वहीं इंडिया ने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ को ही रिफॉर्म कर दिया और उन्हें SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। एक तरफ जहाँ चाइना ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर दिया था, 1 विंडो क्लियरेंस, नो टैक्सेशन, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़, और अपने अच्छे बिहेवियर के साथ चाइना ने उन बिजनेसेस के बारे में सोचा जो कि उनके कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट वहीं इंडिया हमेशा की तरह लॉन्ग डिले, रेड टेप, हाई टैक्सेशन, कोर्ट केसेस, लैंड एक्विजिशंस और वर्कर्स की प्रोटेस्ट में ही उलझा रह गया, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज इंडिया में आना ही नहीं चाहती थी। अब जितना बड़ा रोल इन सारी चीज़ों का था, उतना ही बड़ा रोल एजुकेशन सिस्टम का भी था। और चाइना और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आज तक ज़मीन और आसमान का अंतर है। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जितनी भी हाई जीडीपी वाली कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको एक चीज़ सिमिलर मिलेगी कि उन कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जैसे कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन बड़े बड़े देशों में लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं।
क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास होता है। और ऐसा ही कुछ था चाइना के साथ। चाइना ने बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया और साथ ही साथ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी। मगर आज भी इंडिया में 12th पास करने के बाद भी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। वोकेशनल ट्रेनिंग्स या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बच्चों में बहुत ही कम पाई जाती है। इतने सारे कॉलेजेस हैं तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप, देयर इज नो डिनाइंग इट। मेरे पढ़ाई के चक्कर में लेकिन काफ़ी सारा ज़मीन बिक चुका है। 3 बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर कई। जहाँ पर चाइना बच्चों के प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ऑन दी अदर हैंड इंडिया में डिग्रीज बहुत ही मैटर करती हैं। यूजलेस डिग्रीज लाइक BA, BCom, BSc without practical skills. What's the one most useless thing you own? My college degree. It didn't help, bro. And you will shocked to know that 80% Indian engineers are unemployable. यानी कि उन्हें जॉब पर रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो कोई लायक नहीं है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो कि उनके अंदर होनी चाहिए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टा मारना सिखाता है, हमें कोर्स को याद करना सिखाता है और किसी तरह से अपने सिलेबस को ख़त्म करना सिखाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ही कम डेवलप हो पाती हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, मगर डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हर 5 साल में सरकारें चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़ाया जाता है, जाति और धर्म पे पॉलिटिक्स होती है और इसी में जनता का ध्यान भटकाया जाता है और उन रियल मुद्दों के बारे में कभी बात ही नहीं होती जिस पे बात होनी चाहिए थी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन हर मुद्दों को इग्नोर किया जाता है जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा। हमारी मीडिया ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात कर रही है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। झगड़ी मारी थी मेजर साहब और इससे पूरे देश में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेल, अब तक हमने बात की प्रॉब्लम्स की, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। द फर्स्ट वन इज फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज। टू फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज वी हैव टू कट रेड टेप और हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले ना हो सके। और ये हो सकता है 3D मैपिंग का यूज़ करके, ड्रोन्स के द्वारा सर्वे करके। वह सरकार ने इसके ऊपर काम भी किया गति शक्ति योजना लाके, बट रियलिटी चेक तो ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन अब तक स्टेट डिपेंडेंट है और हाई करप्शन की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इंडिया सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर्स को क्रिएट करता है, यानी स्किल्ड पर्सनस को। हमें स्कूल्स करिकुलम्स को इम्प्रूव करना होगा, उन पर फोकस करना होगा और बच्चों को छोटी उम्र से ही कोडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर AI के बारे में बताना होगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम भी किया है और स्किल इंडिया मिशन जो कि 40 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाने वाला था, उसके ऊपर भी काम हुआ है। बट रियलिटी चेक तो ये है कि जहां सरकार ने स्किल इंडिया मिशंस को लॉन्च करके 40 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाने का वादा किया था, वहाँ सिर्फ 1 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाया गया और उनमें से भी 30% को ही जॉब मिल पाई है। सो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा गैप है हमारे योजनाओं में और हमारे एजुकेशन में। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।